अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5 था आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया हुआ था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ लिया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी और उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक चल रहा है। इस लेक्चर में इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जाके ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक जो हमारा कंप्लीट खत्म होगा, उसके बाद हम लोग ड्राइवर और यूटिलिटी प्रोग्राम को पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा ये सॉफ्टवेयर वाला सारा का सारा पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आगे से। ऑपरेटिंग सिस्टम की लास्ट टाइम आपने ये डेफिनेशन पढ़ ली थी। ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपके पास हमेशा सेट ऑफ प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी एक आपके पास प्रोग्राम नहीं होता। ठीक है, बज़ाहिर आप लोग बाजार से एक विंडो की डिस्क लेके आकर, लिनक्स की विंडो की ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क लेके आके कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो एक सेटअप को, लेकिन जब वो चलता है तो आपने देखा है स्टार्ट बार के ऊपर जाके स्टार्ट पे क्लिक करें, ठीक है, आज प्रोग्राम में जाए तो आपको बहुत बड़ी एक लिस्ट नजर आती है। ठीक है, एक्सेसरीज में चले जाए आपको मजीद आगे प्रोग्राम नजर आते हैं और इसके अलावा बहुत से हिडन वर्ड्स होते हैं जो उसके अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, जो कि आपको बज़ाहिर नहीं नजर आते। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये मैनेज भी करता है, कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है, किंतु ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट, कंप्यूटर के साथ जुड़े जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो भी इसके साथ कनेक्टेड कंपोनेंट है, उनको कंट्रोल भी कर रहा होता है और साथ ही साथ उनकी फंक्शनैलिटी को भी क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल दोबारा देता चलूं। मिसाल के तौर पर जैसे लास्ट टाइम पे बात की थी कि लेट्स सपोज स्पीकर को चलाना, कीबोर्ड को चलाना, माउस को चलाना, की सारी आपके पास कीबोर्ड, माउस, एलसीडी और इससे जुड़ी सारी चीजों को चलाना, ये एक चीज है। ठीक है, इनका चलना एक चीज है। फिर इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन कराना कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैमरे से वीडियो ले रहे हो और आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, क्या आ रहा है, इनपुट और आउटपुट के दरमियान कोऑर्डिनेशन क्रिएट की है डिवाइसेस के दरमियान। ये भी क्रिएट करवाने वाला बेसिकली कौन होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कीबोर्ड से वैल्यू लिख रहे होते हो, सामने एलसीडी पे नजर आ रही होती है, तो ये कोऑर्डिनेशन भी करवाने वाला कौन होता है, आपका बेसिकली आपका कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से फंक्शंस हैं, उनमें से कुछ हमने यहाँ पे लिखे कि मल्टी यूजर भी होते हैं, मल्टी टास्किंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, मल्टी थ्रेडिंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं और आपके पास टाइम शेयरिंग वाले ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग पर्टिकुलरली जो आपका आईटी या सीएस या एसई के बच्चों का जो सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से उस ये पूरी बुक है इसके ऊपर, उसमें डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में ओवरव्यू पे बात करेंगे। लफज़ मल्टी यूजर देख के सेंस आ रही होगी कि एक से ज्यादा यूजर। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो आपको इस अनेबल करते हैं कि ये आपके कंप्यूटर में अगर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कर दिया जाए जिसके अंदर ये फीचर मौजूद हो मल्टी यूजर वाला, तो आपके उस कंप्यूटर को एक वक्त में एक से ज्यादा यूजर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। याद रहे, मल्टी यूजर से मुराद ये नहीं है कि घर में कंप्यूटर एक बड़ा है तो बहन रोने लगी, मैंने नहीं पता, मैंने कंप्यूटर दो, तो छोटा भरा कह रहे मैंने गेम खेलनी है तो तुझे अपनी फेसबुक यूज करनी है, इकट्ठे तीनों बैठ के कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते। ये मल्टी यूजर नहीं होता। मल्टी यूजर ऐसा होता है कि आप लोग क्या करते हो, एक वक्त में लेट्स सपोज अपने कंप्यूटर को सर्वर बना दो, उसके साथ 2-3 कंप्यूटर को कनेक्ट कर दो, इसमें डाटा रख दो। ठीक है, आपने सारी गेमिंग या डाटा वगैरह इसमें इंस्टॉल कर दिया, आप दूसरे कंप्यूटर पे बैठते हो। ठीक है, वहां से क्या करते हो, उस कंप्यूटर से बैठ के इस कंप्यूटर के डाटा को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, साथ ही वो दूसरा वाला यूजर भी यानी कि आपका छोटा भाई भी कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये मल्टी यूजर होता है। ठीक है, कि आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके सिस्टम को एक वक्त में एक से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, उससे डाटा ले रहे हैं, उसको डाटा दे रहे हैं, ये मल्टी यूजर कहलाता है। मल्टीटास्किंग होता है, ठीक है, एक से ज्यादा काम का करना। ठीक है, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है, वो आपके पास क्या करते हैं, एक वक्त में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लफ्ज़ प्रोसेसिंग भी कुछ ऐसा ही है और थ्रेडिंग भी कुछ ऐसा है। इसको कंसेप्ट ऐसे कुछ क्लियर करो आप लोग थोड़ा सा ना, हम लोग को एग्जांपल भी लेके बात कर लेते हैं। पहले देखो कि बेसिकली ना एक प्रोग्राम होता है, हमने कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिखा। अब एक प्रोग्राम के अंदर एक प्रोसेस नहीं होता, एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? फिर आगे प्रोग्राम के अंदर प्रोसेस के अंदर आपके पास क्या होते हैं, एक से ज्यादा थ्रेड्स होते हैं। समझ आ रही है? लेट्स सपोज आगे कहा जाता है कि मामा जी आप तो कहते हैं घर में मेहमान आने वाले हैं, खाना बनाओ। गलती से जो कि नहीं बनाते होगी, आता ही नहीं होगा। ठीक है, अब वो क्या है, खाना बनाना है, खाने में आप लोग क्या करते हैं, स्वीट डिश भी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने की ग्रेवी भी तैयार करनी है, चावल वगैरह भी बनाने हैं, उनके लिए चाय वगैरह भी प्रिपेयर करनी है। ये तमाम लॉज़मात डिफरेंट आपके पास क्या है, प्रोसेस।
प्रोग्राम एक है खाने का, डिनर, ठीक है, उसमें प्रोसेस डिफरेंट है, स्वीट्स अलग है, ठीक है, एक आपके पास क्या है जी ग्रेवी वगैरह ये एक अलग प्रोसेस है, चाय वगैरह एक अलग प्रोसेस है, चावल वगैरह ये क्या आपके पास एक अलग प्रोसेस, प्रोग्राम है, ठीक है, रात का डिनर ये एक प्रोग्राम, ठीक है, प्रोसेस के आगे डिफरेंट, उस प्रोसेस में भी देखो डिफरेंट क्या होता है आपका थ्रेड, जैसे अगर आपने चावल ही ग्रेवी तैयार करनी है, प्याज काटना ही एक अलग थ्रेड है, ठीक है, मसाला वगैरह काटना अलग थ्रेड है, ठीक है, नमक मिर्ची वगैरह डालना एक अलग थ्रेड है, ठीक है, इन थ्रेड्स को मिलाओ तो आपके पास क्या बन रहा है, एक प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आज की इसी तरह चाय बनाने के लिए अलग अलग थ्रेड्स हैं, दूध डालना, पानी को उबालना, चीनी डालना, पत्ती डालना, ये अलग अलग थ्रेड हैं जिसके जरिए आपका क्या हो रहा है, एक प्रोसेस क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, समझ आ रही है। एक प्रोग्राम के अंदर जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा एक से ज्यादा प्रोसेस हो, कभी कभी एक प्रोग्राम में एक प्रोसेस और एक थ्रेड भी होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है ये, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है एक प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस भी हो सकते हैं, इसी तरह एक प्रोसेस में एक थ्रेड भी हो सकता है और एक से ज्यादा थ्रेड भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके जो पुराने कंप्यूटर थे ना, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम थे, विंडोज 95 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो, एक वक्त में एक टास्क परफॉर्म करते थे और उसे एक वक्त में एक ही यूजर एक्सेस करता था, ठीक है, वो एक वक्त में एक ही प्रोसेस करते थे, एक प्रोग्राम का, ठीक है, एक ही प्रोसेस कर चला रहे होते थे और उस एक प्रोसेस के अंदर भी एक थ्रेड, ठीक है। तो पहले आपके पास इस तरह के थे, लेकिन आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास कैपेबल हो गए हैं कि वो क्या करते हैं, एक वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेस चला सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकते हैं और उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड को साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता था, पहले एक वक्त में एक प्रोसेस चल रहा होता था और उस एक प्रोसेस के एक टास्क परफॉर्म होता था, उस एक टास्क का आपके पास एक थ्रेड चल रहा होता था, लेकिन अब आपके पास एक ही वक्त में, क्योंकि आपके पास i3 i5 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, एक ही वक्त में आपके पास क्या आ रहे हैं, 5 6 थ्रेड इकट्ठे चलने लगे होते हैं, समझ आ रही है इस बात की। इसके बाद टाइम शेयरिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, एक कंप्यूटर जो होता है नेटवर्क से कनेक्ट है, 5-7 कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सारे इसका डाटा एक्सेस करना चाह रहे हैं। ये कंप्यूटर क्या करता है, अपना पार्शियल टाइम का एक पार्ट होता है, कुछ पार्ट इस कंप्यूटर को देके इसके डाटा को प्रोसेस करके वापस, चाहे इसका टास्क कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन कुछ टाइम इसे देगा, इसका काम करेगा, वापस आके कुछ टाइम उसको देगा, कुछ टाइम उसको, कुछ टाइम उसको, फिर वापस आके इसको उसको, ये काम कब तक चलता रहेगा, जब तक कि टास्क पूरे नहीं होते, जो पूरा होता जाएगा वो खत्म होता जाएगा, ठीक है। तो ये टाइम शेयरिंग सिस्टम होते हैं। ये सारी कैपेबिलिटीज जो हैं, ये फंक्शनैलिटीज जो होती है, चीजें जो होती है, फीचर जो होते हैं, किसके होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट फीचर वाले आपके पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके इंटरनेट पे मौजूद है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की, ठीक है, ये तो हो गया ना हमारे डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करें फंक्शनैलिटी की, हमारे पास कई फंक्शनैलिटी हैं, 15-20 जितनी मर्जी आप काउंट कर लो, लिमिटेड हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 5 10 15 10 के करीब हम लोग यहाँ पे फंक्शनैलिटी पढ़ने वाले हैं। उनमें से सबसे पहली ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी है जिसका नाम है बूटिंग, ठीक है। पहले आप लोगों के मोबाइल में रीस्टार्ट का नाम होता था, अब आपके पास रीबूट लिखा आ रहा होता है, ठीक है। तो बूटिंग का लफ्ज है, ठीक है। बूटिंग में होता क्या है, कहता है बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं किसको, कंप्यूटर को। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के अमल को, रीस्टार्ट करने के अमल को बूटिंग बोलते हैं। मोबाइल हो, टैबलेट हो, आपके पास लैपटॉप हो या आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, कोई सा भी कंप्यूटर या डिवाइस है, उसको स्टार्ट करो, स्टार्ट करने का अमल भी क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। रीस्टार्ट करने का अमल भी क्या कहलाता है, पहले से चल रहा है और उसे आपने बंद करके दोबारा चलाया, तो ये रीस्टार्टिंग करना भी क्या कहलाता है, बूटिंग। बूटिंग को दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक कोल्ड बूटिंग होती है, एक आपके पास क्या होती है, वार्म बूटिंग होती है, ठीक है। शायद कुछ कंसेप्ट मिल रहा हो, कोल्ड है ना ठंडा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आपका सिस्टम पहले से बंद पड़ा हुआ था, ठीक है, आप गेम गए थे, बैठ गए थे, मोबाइल आपने ऑफ किया था, काफी देर से बंद पड़ा हुआ है या रात का बंद पड़ा हुआ है, आप इसे स्टार्ट करते हो, ठीक है। इस अमल में जो बूटिंग होगी, उस बूटिंग को हम लोग क्या कहेंगे, कोल्ड बूटिंग, जिसमें आपका हार्डवेयर पहले क्या था, ठंडा पड़ा हुआ था, कोल्ड था, ठीक है, और आपने इसे क्या किया, स्टार्ट किया। इस बूटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। तो इसके बारे में कहते हैं व्हेन कंप्यूटर इज कंप्लीटली टर्न ऑफ, कंप्यूटर आपका कंप्लीटली बंद पड़ा था, ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम, ये कुछ वक्त के बाद, ये चलो उसी वक्त भी कर लो, लेकिन ठीक है, नॉर्मली सम टाइम के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिवाइस को दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टार्ट होने का अमल होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड बूटिंग कहते हैं। जबकि जो रीस्टार्टिंग अमल है कि डिवाइस पहले से चल रही है, हार्डवेयर पहले से गर्म है, आपको मोबाइल आपको पहले से वर्किंग कर रहा है, लैपटॉप आपका पहले से वर्किंग कर रहा है,
इस सूरत में आप लोग क्या करते हो, आपको लगता है यार मोबाइल तो तंग कर रहा है, कंप्यूटर तंग करते हो, मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ, बंद करते हो दोबारा इसको ऑटोमेटिकली खुद ही चल जाता है। ये अमल होता है, इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टिंग के प्रोसेस को रीस्टार्टिंग यानी कि रीस्टार्टिंग बोलते हैं, और इसे हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी चीज में मतलब आप मुझे जरूरत है एक मिनट में, आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस बूटिंग को जरा डिटेल से समझ लेते हैं, आखिर इस बूटिंग में होता क्या है। बूटिंग तो देख ली कि स्टार्ट करना हो या रीस्टार्ट करना हो कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइस को, तो इस अमल को हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब बूटिंग में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, 6 स्टेप परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके इनको डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके जरा लिखे हैं। ठीक है, पहला लिखा हुआ है सर्किट रिसीव इलेक्ट्रिकल पावर। होता क्या है, घर में कंप्यूटर या लैपटॉप पड़ा हुआ है, आपने लैपटॉप है तो आपने से पहले चार्जिंग से लगाया, चार्जिंग पे लगाई, पहले से चार्ज है व्हाटएवर जो भी है, या आपकी कंप्यूटर है, आपने उसकी पावर सप्लाई को क्या किया, सॉकेट में लगाया। ठीक है, आपने क्या किया, साथ ही उसके पावर का बटन प्रेस किया, मोबाइल के पावर का बटन प्रेस किया, या लैपटॉप के पावर का बटन प्रेस किया। जैसे ही आपने पावर का बटन प्रेस किया तो उसकी बैटरी से या पावर सप्लाई से वो करंट आकर किससे मिलता है, सबसे पहले रोम को। ठीक है, तो रोम के अंदर ऐसी पावर आती है। ठीक है, सारे कंपोनेंट को क्या करता है, आगे से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है करंट। आस्ते आस्ते करंट जो है सारे कंपोनेंट फैल जाएगा, बिजली की रफ्तार बहुत तेजी से फैलेगा, आपको महसूस नहीं होगा, तो आपको तो लगता है कि वक्त में हर चीज चल गई, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चल रहा था। होता क्या है, सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, कंप्यूटर को या लैपटॉप को आपने पावर बटन दबाना है, और क्या होगा, उसके पावर सप्लाई से या बैटरी से करंट जो होगा जाके मिलेगा सर्किट को, और सर्किट के अंदर सबसे पहले क्या होगा, स्टेप नंबर 2, आपके पास रोम को पावर जाती है। ठीक है, रोम के पास पावर की एक रैम पड़ा हुआ आपने, एक रोम। ठीक है, मजीद हम लोग इसे हार्डवेयर में जब मेमोरी का टॉपिक आएगा तब भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले किसके पास पावर आई, रोम। रोम क्या करता है, आगे से बायोस को एक्टिवेट करता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसे बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसे कैपिटल में लिखा जाता है। रीड ओनली मेमोरी रोम होता है, जो कि आप मेमोरी के टॉपिक में पढ़ोगे। इसमें बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से पढ़ते हैं। तो रोम एक्टिवेट करता है बायोस को। ठीक है, अब बायोस क्या करती है, बायोस प्रोग्राम स्टार्ट, जैसे ही स्टार्ट होती है, अब इसके अंदर होता क्या है, बायोस के अंदर कंटेन द बेसिक इंफॉर्मेशन, सारी बेसिक इंफॉर्मेशन पड़ी है, सारी इनपुट और आउटपुट की बेसिक इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है बायोस के पास। ठीक है, किसी भी डिवाइस की बायोस खराब हो जाएगी तो वो एक्टिवेट नहीं होगी, चलेगी नहीं कभी भी। ठीक है, तो बायोस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे ही बायोस को पावर मिली, ठीक है, आपके पास अब क्या रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन को लोड करना शुरू करता है वन बाय वन करके। ठीक है, अब कैसे करेगा, सबसे पहले बायोस क्या करता है, परफॉर्म द पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट करता है, पोस्ट भी एक एब्रिविएशन है, पोस्ट स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट में होता ही है रोम से, ठीक है, जैसे बटन दबाया रोम को करंट मिला, करंट आगे उसने रोम ने एक्टिवेट कर दिया बायोस को। बायोस क्या करती है, आगे से सबसे पहले पोस्ट टेस्ट करती है। पोस्ट टेस्ट में होगा क्या, वो अपने से जुड़े तमाम कंपोनेंट को चेक करना शुरू करती है। ठीक है, पावर देकर उसे चेक करती है, पल्सेस देकर उसे चेक करती है। ठीक है, उसके ऊपर चेक परफॉर्म करवाती है। ठीक है, उनके बारे में ये देखना होता है, बेसिकली चेक करने से मुराद यहाँ पे ये है कि चेक कर रही है कि वो एक्टिवेट है कि नहीं। हार्ड डिस्क में को करंट देके देखेगी हार्ड डिस्क चल रही है कि नहीं चल रही, कीबोर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपकी एलसीडी चल रही है कि नहीं। ये बेसिक वो चीजें जिनके बगैर कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। रैम चल रही है कि नहीं चल रही, ये सारी चीजें एक्टिवेट है। ठीक है, क्लियरेंस हो जाएगी, हाँ जी ओके की आपके पास सिग्नल आ जाएगा। ठीक है, अगर ओके ना हुआ और इनमें से किसी में कोई इशू हुआ तो आपके मदरबोर्ड के ऊपर छोटा सा स्पीकर लगा तो उसमें से बीप का साउंड सुनाई देने लगेगा, और सुनोगे ना बीप सुनाई देती, बीप बीप बार बार बजती रहेगी। ठीक है, अगर क्लियर हो गया तो बायोस आगे मूव करती है। आगे जाके क्या करेगी, अगर हर चीज ओके, आपके कीबोर्ड माउस आपका कीबोर्ड भी चल रहा है, एलसीडी वगैरह भी चल रही है, हार्ड डिस्क भी चल रही, हर चीज ओके होगी, स्टेप नंबर 4 पे आ जाएगी। स्टेप नंबर 4 पे क्या किया उसने, बायोस चेक फॉर द कनेक्टिंग डिवाइसेस टू देयर सेटिंग। जब उसने रैम के बारे में चेक कर लिया, हार्ड डिस्क के बारे में चेक कर लिया, उसने प्रोसेसर के बारे में, अपने अंदर इंटरनल जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जब स्टेप नंबर 3 के अंदर जब उसने इन सारी चीजों को चेक कर लिया, स्टेप नंबर 4 में वो क्या करती है, अपने से जुड़ी हुई जितनी भी डिवाइसेस हैं इनपुट आउटपुट वाली, वो उनको चेक करना शुरू कर देती है। ठीक है, कीबोर्ड को यहाँ पे चेक करेगी स्टेप नंबर 4 में आके। स्टेप नंबर 3 में सिर्फ इंटरनल सारे कंपोनेंट चेक कर रही होती है।
तो स्टेप नंबर 4 में क्या करेगी, कीबोर्ड को चेक करेगी ओके है कि नहीं, माउस को चेक करेगी ओके है कि नहीं, ठीक है, एलसीडी आपकी ओके है कि नहीं, तमाम एक्सटर्नल कंपोनेंट के बारे में चेक करेगी, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, कीबोर्ड माउस की जितनी भी डिवाइसेस हैं और इसके अंदर मौजूद आपके सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद सीपीयू के अंदर मौजूद जितने भी कंपोनेंट है उनके बारे में बायोस क्या करता है, चेक करता है। और अगर टेस्ट क्लियर हो गया तो आगे मूव करेगा, टेस्ट क्लियर ना हुआ तो आपके पास सिर्फ ब्लैक स्क्रीन, अभी तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो नहीं स्टार्ट हुई, ठीक है, अभी तक विंडो से स्टार्ट होने से पहले ये सारे काम हो रहे हैं। तो ये क्या करेगी, चेक करेगी, अगर कोई एरर हुआ स्क्रीन पे वो एरर आ जाएगा कि हार्ड डिस्क नॉट फाउंड, कीबोर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, या फलानी चीज नॉट फाउंड, जो भी एरर होगा एरर स्क्रीन पे शो करा देगी। और अगर उसके बगैर ना कंप्यूटर चलता हुआ तो आपके पास बीप भी साथ में बजने लग जाएगी, ठीक है। जब ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आपकी डिवाइसेस भी ओके हैं, चल रही हैं, इंटरनल कंपोनेंट भी ओके हैं, चल रहे हैं, तो अब आ जाएगी स्टेप नंबर 5 पे। अब बायोस जाके क्या करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के स्टेप उठाएगी। वो स्टेप क्या है, बायोस चेक फॉर द सिस्टम फाइल, ये वो फाइलों को चेक करेगी, ठीक है, जिनके बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने की जिनके पास कमांड है, जो डाटा है, ठीक है, अब वो क्या करेगी, उन डाटा को जाके चेक करेगी। जब उसे वो डाटा मिल जाएगा जिसके जरिए क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है, अगर वो मिल गया वो क्या करेगी, फौरन उसे लोड करेगी। लफ्ज लोडिंग जब भी पढ़ो, गेम लोड, ये लोड, वो लोड, लोडिंग, तो इसका मतलब होता है वो डाटा रैम के अंदर आ रहा है, आपकी हार्ड डिस्क से निकलकर आपकी परमानेंट स्टोरेज से निकल के कहां आ रहा है, रैम में। तो सारा कुछ चेक करने के बाद बायोस क्या करेगी, इस स्टेप में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने वाली फाइलों को रन करेगी, और साथ ही साथ क्या कहता है, आफ्टर दैट लोड द कर्नल, जब वो फाइलें लोड कर देगी साथ ही साथ वो कर्नल को भी लोड करेंगे। अब एक नई टर्म आ गई कर्नल, ठीक है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। कहता है कर्नल जो होता है ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही छोटा सा एक पार्ट है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है। अब कर्नल क्या होता है, कहता है कर्नल जो होता है वो मैनेज करता है आपकी मेमोरी और डिवाइसेस को। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये वाला पार्ट जिसका नाम आपके पास क्या रखा हुआ है हमने, कर्नल, ये क्या करता है, ये मैनेज करवाता है आपकी मेमोरीज को भी और आपकी डिवाइस को भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओवरऑल हम यही कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइसेस को मैनेज कर रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है बेसिकली ये पार्ट आपकी मेमोरी को भी मैनेज करता है और आपकी डिवाइस को, साथ ही साथ ये आपके कंप्यूटर के क्लॉक को भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। क्लॉक का वर्ड आप शायद पहली बार सुन रहे हो, आप इसे भी हार्डवेयर के टॉपिक में पढ़ोगे, सिस्टम यूनिट के जब टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर का टॉपिक खत्म होगा हार्डवेयर स्टार्ट होगा, और हार्डवेयर के अंदर स्टार्ट में क्लॉक पढ़ेंगे, ठीक है। क्लॉक से अपने ध्यान में घड़ी ही लें, ठीक है, कि घड़ी जो होती है क्या करती है, अपना एक प्रोसेस कंप्लीट करती है, फिर दूसरा प्रोसेस, ठीक है। तो घड़ी क्या करी होती है, अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर रही थी। यहाँ पे सिर्फ इतना कंसेप्ट ध्यान में रख लो कि कंप्यूटर क्लॉक से मुराद सीपीयू क्लॉक है, ठीक है, वो टाइम है कि जितने टाइम के अंदर आपका कंप्यूटर जो है एक प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो उसको भी साथ में मेंटेन करना होता है, किसने, कर्नल ने। कर्नल किस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने क्लॉक को मेंटेन कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कर्नल अपने क्लॉक को मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। फिर कर्नल ही होता है वो चीज जिसने एप्लीकेशन को स्टार्ट करना होता है। हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओवरऑल हमने नॉन टेक्निकल बंदे यही बोलते हैं यार विंडो की है, विंडो के अंदर अब क्या किया, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, डबल क्लिक कर रहे हैं और वो क्या करिए, विंडो जो है उस सॉफ्टवेयर को चला रही है। एक्चुअल में विंडो नहीं चला रही होती, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला रहा होता, कर्नल जो होता है वो अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहा होता है, ठीक है। साथ ही साथ कर्नल जो होता है वो असाइन करता है रिसोर्सेज से मुराद हार्डवेयर के। लेट्स सपोज मैं गेम खेल रहा हूं, गेम के अंदर मुझे कीबोर्ड यूज करना है, तो मेरी उस गेम को कीबोर्ड, हमारा ये जो रिसोर्स है ये असाइन करना भी किसका काम है, कर्नल। कर्नल इजाजत देगा तो उस गेम के अंदर कीबोर्ड काम करेगा, वरना दिल करे नहीं करेगा। अगर ना इजाजत दे, करने इजाजत देगा तो आपका जो होगा माउस जो होगा उस गेम में वर्क कर रहा होगा, अगर करना इजाजत नहीं देगा तो माउस वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रहे एक चीज इंपॉर्टेंट इसके बारे में याद रखनी है, इट रिमेन इन द मेमोरी। कर्नल जो होता है रैम के अंदर यानी कि मेमोरी के अंदर तब तक रहता है, ठीक है, जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑन है। आपने एक बार बटन दबाया, बायोस ने अपना काम किया, ठीक है, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें लोड कर रहा होगा साथ ही कर्नल से चलाता है, और ये कर्नल तब तक कंप्यूटर में रहता है जब तक कि कंप्यूटर या मोबाइल या टैबलेट आपकी या लैपटॉप आपका ऑफ नहीं हो जाता। जब तक चल रहा है कर्नल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क करता रहता है, ठीक है। अब आओ छठे नंबर पर, पहले नंबर पे पढ़ा
कि करंट दिया हमने कंप्यूटर को, करंट मिला रोम को, रोम ने दिया आगे किसको, बायोस को। बायोस ने इंटरनल कंपोनेंट चेक किए, एक्सटर्नल कंपोनेंट चेक किए, साथ ही कर्नल वगैरह को लोड कर दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलों को लोड किया। छठे नंबर पे, आखिरी नंबर पे क्या होगा बूटिंग में कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट द स्टार्टअप। कर्नल के एक्टिवेट होने के साथ साथ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अब क्या हो जाएगा, एक्टिवेट, और आपको स्क्रीन पे वो विंडो का निशान और नीचे बार जाती जाती बार-बार नजर आ रही होगी। ठीक है, ये आपका क्या है, आखिरी स्टेप चल रहा है बूटिंग का। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के फौरन बाद अगर आपके कंप्यूटर के लैपटॉप में पासवर्ड लगा हुआ है तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह का क्लियर करेगी। और जैसे ही आपके पास यूजर नेम पासवर्ड लिख के आप एंटर का बटन दबाते हो, पीछे जितने भी यूटिलिटी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के अंदर पड़े हैं सारे के सारे साथ ही उनको भी क्या कर देगी, एक्टिवेट कर देगी। ठीक है, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, बूटिंग प्रोसेस। और बूटिंग क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज में मसला हो तो मुझे जरूर बताइएगा। आने वाले मजीद लेक्चर में हम लोग इस बूटिंग के अलावा बाकी जो आपके फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया।